पैराग्राफ। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट टैग जो आपको एचटीएमएल में करना है। टाइटल डालिए हेडिंग टैग्स, टाइटल डालिए हेडिंग टैग्स। सो यूजिंग हेडिंग टैग्स। सबसे पहली बात, नाम से आप समझ पा रहे होंगे हेडिंग्स क्या है। ऐसा टेक्स्ट जो दूसरे टेक्स्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट दिखेगा। क्या डिफरेंट दिखेगा? दो चीजें डिफरेंट होंगी, एक तो बोल्ड होगा और फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट होगी। अगर आप भूले ना हो तो बताएं, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉन्ट साइज एचटीएमएल में क्या होती है? 16 पिक्सल। हेडिंग्स की फॉन्ट साइज 16 से डिफरेंट होगी। और नॉर्मल टेक्स्ट नॉर्मल होता है, राइट, जिसको हम प्लेन भी बोलते हैं, लेकिन हेडिंग का टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड होता है। आप कुछ नहीं कहते हैं फिर भी ब्राउजर उसे बोल्ड में शो करने का काम करता है, राइट। सो पहला पॉइंट रिगार्डिंग हेडिंग, वी यूज हेडिंग टैग्स, we use heading tags to display text in bold and different font size than normal text, पहला, ठीक है। दूसरा, अकेले हेडिंग के लिए हेडिंग अलोन सपोर्ट्स 6 टैग्स। अकेला हेडिंग 6 टैग्स सपोर्ट करता है। एंड व्हाट आर दोस 6 टैग्स कॉल्ड एज? दोस 6 टैग्स आर कॉल्ड एज H1 to H6। तो कितनी हेडिंग है? 6 हेडिंग है, H1 से लेकर H6। और मजेदार बात यह है, जितना छोटा हेडिंग का नंबर है उतना बड़ा हेडिंग का फॉन्ट है। ये समझ आया? जितना छोटा हेडिंग का नंबर है उतना बड़ा हेडिंग का फॉन्ट है। मतलब H6 देखने में 6 है लेकिन फॉन्ट इसका सबसे छोटा है। कितना है बताता हूं। H1 देखने में 1 है लेकिन फॉन्ट इसका सबसे बड़ा है। अब साइजेस सुन लीजिए, क्या फॉन्ट साइज ब्राउजर्स लेते हैं। हेडिंग टैग्स हैव फॉलोइंग फॉन्ट साइजेस। ओके, तो जवाब है H1 की फॉन्ट साइज होती है वो है 32 पिक्सल। H1 uses 32 pixel font size. H2 uses 24 pixel font size. आप दे रहे हैं, ब्राउजर दे रहा है? ब्राउजर दे रहा है, शाबाश। ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, और आप करना चाहें तो कर सकते हैं यूजिंग CSS। अगर आपको लग रहा है मुझे 32 से भी बड़ा फॉन्ट साइज चाहिए तो वो CSS करेगी, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट H3। H3 uses 18 पिक्सल फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का। H4 uses 16 पिक्सल फॉन्ट साइज और H5 uses 13 पिक्सल फॉन्ट साइज। एंड फाइनली वी हैव H6। H6 uses 10 पिक्सल्स फॉन्ट साइज। और सब में प्लस बोल्ड कर दूं? यस, सब में आप प्लस बोल्ड तो लगा ही दीजिए। फॉन्ट साइज कितना भी हो, टेक्स्ट डार्क जरूर आपको दिखेगा। फॉन्ट साइज कितना भी हो, टेक्स्ट आपको डार्क जरूर देखने को मिलेगा। सो ऑल दी हेडिंग्स दे हैव अ कॉमन फीचर कि वो अपने टेक्स्ट को बोल्ड में जरूर दिखाती हैं। क्लियर? एग्जांपल पे आ जाए। डन? पढ़ाऊं? आप लोग लिख लिया ऑनलाइन स्टूडेंट? नोट हो गया? गुड। अब आ जाइए हेडिंग के पहले एग्जांपल पे।
तो हमने एक इंडेक्स पेज बनाया था जिसमें हमने एससी के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं एज हेडिंग डेमो 1, सो हेडिंग डेमो 1 डॉट HTML। फिलहाल मैं इसमें से स्क्रिप्ट हटा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बटन भी हटा रहा हूं क्योंकि हमारा मेन फोकस हेडिंग पे है। अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं या इस पेज को रन करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी जगह SCA में जो कोर्सेज कंडक्ट हो रहे हैं उन कोर्सेज के नाम देता हूं। सो SCA रन्स कोर्सेज ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, कॉमा Oracle, Android and many other popular technologies। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट मैंने पैरा के अंदर टाइप किया। जब मैं पेज रन करूंगा ऊपर आपको SCA का एक पैरा दिखेगा, नीचे SCA के कोर्सेज के नाम दिखेंगे। दिखने में दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल वे में आएंगे बिकॉज दोनों ही समय पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग ले रहे हैं विच इज 16 पिक्सल। अब मैं चाहता हूं जो ऊपर है उसके ऊपर एक हेडिंग आए अबाउट SCA, नीचे एक हेडिंग आए कोर्सेज एट SCA। कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश दिखाने के लिए इस पैराग्राफ के ऊपर हम लोग लिख देंगे H1 में लिख देंगे हम लोग अबाउट SCA। जो नीचे आ रहा है ये हम ले लेंगे दूसरा फॉन्ट, दूसरा टैग H2 और यहां लिख देंगे कोर्सेज एट SCA। अब आप अगर आउटपुट को देखें तो आपको थोड़ा सेंसिबल ये पेज नजर आएगा। एज यू कैन सी ऊपर आपको दिख रहा है अबाउट SCA, दिस इज a font size of 32 pixel with H1, this is a font size of 24 pixel। और अगर आपको लग रहा है इसको H1 नहीं कर सकते थे, लेकिन जनरली सलाह ये दी जाती है एक वेब पेज पे H1 एक होना चाहिए। इसका फायदा आपको कम, गूगल जैसे सर्च इंजन को ज्यादा होता है क्योंकि वो हेडिंग पढ़कर आपके वेब पेज की इंडेक्सिंग कर पाते हैं। आप पढ़ेंगे आगे इंडेक्सिंग क्या होता है। अभी बस इतना मान लीजिए आपके वेब पेज को रैंकिंग देने के लिए मैं बार बार एक टेक्निक का नाम लेता हूं SEO, फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको मैंने पहले भी कहा था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक तो मेटा का रोल होता है, दूसरा रोल हेडिंग का होता है। इसलिए जब आप एक स्टैंडर्ड वेब पेज बनाते हैं तो आपको एडवाइस दी जाती है आप H2 H3 कितने भी रखें बट एक वेब पेज पे H1 होना चाहिए ए। अगर आपको लग रहा है 4-5 रख दूंगा तो चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, लेकिन कल को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये साइट आप लॉन्च करेंगे तो गूगल जैसे सर्च इंजन को इस साइट को रैंक करने में, हेडिंग मल्टीपल होने में दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करिए आपके वेब पेज पे एक ही H1 टैग हो। और कभी गौर ना कराओ तो कीजिए, दुनिया की हर बड़ी वेबसाइट इस रूल को फॉलो करती है। Amazon को जब आप खोलते हैं पूरा टेक्स्ट में एक ही दिखेगा आपको, जो टॉप पे होगा H1, जो उस पूरे पेज का सबसे बड़ा टाइटल या टेक्स्ट होगा जो पेज के कंटेंट का आपको देगा आइडिया। ठीक है, अब ये भी देख लीजिए कि बाकी वाले हेडिंग्स अगर हम लेते हैं तो वो किस साइज में दिखते हैं। सो लेट मी सेव दिस, इसको मैं सेव कर रहा हूं हेडिंग डेमो 2 के नाम से। हाँ जी, ब्राउजर का साइज ओरिजिनल कर दूं? हाँ अभी शायद जूम्ड होगा, तो ब्राउजर का साइज ओरिजिनल कर देता हूं मैं। ये है ओरिजिनल साइज। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वो है 32 और ये आपको मिलेगा 24। ठीक है, अब अगर आप बाकी हेडिंग टैग्स को ऑब्जर्व करना चाहें तो ये हमारा हेडिंग डेमो 2 हो गया और मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं ताकि आप सब टेक्स्ट सेम रखूंगा। तो मैंने यहां कहा H1, दिस इज हेडिंग 1 और इसी को रिपीट कर देते हैं हम 5 और बार। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। ठीक है, इसको कर दीजिए आप H2। ऑटो रीनेम टैग का फीचर दिखा आपको, मैंने सिर्फ यहाँ 2 करा, आगे उसने क्लोजिंग टैग को अपने आप 2 कर दिया। देखो मुझे दोनों जगह जाकर चेंज करना पड़ा था। ये H3 क्लोजिंग H3 हो जाएगा, ये H4 क्लोजिंग H4, ये H5 क्लोजिंग H5, ये H6 क्लोजिंग हो जाएगा हमारा H6। ठीक, अब रन कीजिए तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाएंगे
सारे हेडिंग टैग्स के फॉन्ट के साइज के बीच में। सब में कॉमन क्या है? सब बोल्ड है। अनकॉमन क्या है? इनका फॉन्ट साइज। और अगर आपको लग रहा है कैसे पता सर कि ये 32 है, तो पता करने का भी तरीका बता देता हूं। धीरे धीरे हम सीएसएस की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट। जब आप इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे तो आप नोटिस कीजिएगा आपको राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा कंप्यूटेड। कैन यू सी दैट? कंप्यूटेड। कंप्यूटेड में आएंगे तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ फॉन्ट साइज दिखाया जाएगा 32 पिक्सल। ये बहुत काम का टूल ब्राउजर में बिल्ट इन होता है और इस टूल का नाम है डेवलपर टूल्स। क्या नाम है? डेवलपर टूल्स। बैकग्राउंड में क्या कर रहा है ब्राउजर, क्या मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है, वो आपको इस डेवलपर टूल से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे मैं यूज करना सिखाऊंगा। सर लॉग आउट होकर लॉग इन कर रहे हैं? मैं समझा नहीं, आप लॉग आउट होकर लॉग इन कर रहे हैं ऐसा? सर दो वेब पेजेस की रैंकिंग सेम हो सकती है? हाँ कृतिका, बिल्कुल हो सकती है। वो डिपेंड करता है किस तरह का वो एड सपोर्ट करते हैं, एड सेंस को कैसे सपोर्ट करते हैं। सर लोग लॉग आउट होकर लॉग इन कर रहे हैं तो भोला तुम तो पढ़ो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए आगे बढ़िए, तो फटाफट उतार लीजिए दोनों कोड्स, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा हेडिंग डेमो। ठीक है, ज्यादा टेक्स्ट मत उतारिएगा, बस ये दिखा दीजिएगा H1 के नीचे एक पैरा है, H2 के नीचे एक पैरा है, आउटपुट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी, H1 में जो हेडिंग का साइज है 32 पिक्सल है, वो 16 ही होगा। हेडिंग का साइज पैराग्राफ के साइज पे असर थोड़ी डालेगा। पैराग्राफ के लिए आपने कोई CSS रूल लगाया नहीं लगाया, तो पैराग्राफ के ऊपर वही फॉन्ट साइज लगेगा जो ब्राउजर ने सेट करा है। और ब्राउजर कहता है हेडिंग के अलावा हर एक का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होगा, सिर्फ हेडिंग का फॉन्ट साइज वो बदलेगा। हाँ जी, सबसे छोटा वाला हेडिंग है H6। हाँ जी, H6 के अंदर का पैराग्राफ 16 ही है, H6 में H6 की साइज है 10 पिक्सल। ठीक है जी अश्विन, सीएसएस से फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं अपन। अंशुल, डेवलपर टूल्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब सीएसएस पे चलेंगे। अभी तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको। डेवलपर टूल्स एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर में रहता है। सर पता कैसे चलेगा कि कब हेडिंग यूज करें कब पैराग्राफ? जसवंत, जब तुम्हें कोई टाइटल दिखाना हो तो वो हेडिंग होगी, नॉर्मल टेक्स्ट दिखाना हो वो पैराग्राफ होगा। अच्छा चलो, आपके सवाल का जवाब किसी स्टैंडर्ड वेबसाइट पे जाकर देखते हैं, है ना? चेंज करूं? आप लोगों ने लिख लिया? और आप लोग भी सोचिए जसवंत के सवाल का जवाब क्या देंगे। पता कैसे करें कब हेडिंग यूज करें कब पैराग्राफ यूज करें? तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। जब हम कोई वेब पेज आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले कर रहे हैं, बहुत सारा जो टेक्स्ट आ रहा होगा वो पैरा है, उसका जो टाइटल सेट होगा वो अपने आप में हेडिंग है ना? अपन अमेजोन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं एक छोटी सी चीज। अमेजोन वगैरह पे आपने नोटिस करा है प्रोडक्ट रिव्यूज आते हैं? प्रोडक्ट रिव्यूज आते हैं। जरा कोई एक प्रोडक्ट को देखते हैं और उसका रिव्यू देखते हैं। तो मैं अमेजोन पे गया, राइट? कोई एक प्रोडक्ट अपन लेते हैं, लेट्स से अपन वॉचेस में चलते हैं और मैंने ये वाला वॉच लिया। इसका तो रिव्यू होगा ही नहीं, है तो जस्ट लॉन्च्ड है। फिर किसका ले? इसका ले, न्यू लॉन्चेस। चलिए ठीक है, अब ये आपके सामने कुछ वॉचेस आ रही हैं। फॉसिल की आ रही है 22,000 की घड़ी। ठीक, अब आप नोटिस करिए, अब इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, टेक्निकली सोचिए, स्टाइलिंग आइडियाज, ये हेडिंग होगी, करेक्ट होगी ना ये हेडिंग? इसी तरह से आप नीचे चलिए, अब आपको रिव्यूज दिखने चाहिए, ये हेडिंग होगी, रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद फ्री डिलीवरी। तो जो आप यूजर के सामने बड़े फॉन्ट साइज में दिखाना चाहते हैं, बोल्ड में दिखाना चाहते हैं, उसको आप हेडिंग में रखेंगे, करेक्ट? और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए तो कुछ रिव्यूज आने चाहिए। अब ये भी नोटिस करिए, प्रोडक्ट डिटेल्स, दिस ऑल्सो मस्ट बी हेडिंग। और रिव्यूज में मैं चाह रहा था कुछ आपको दिखा पाता, इसके रिव्यूज हैं? नहीं है, कोई रिव्यू ही नहीं है। रिव्यू दिस प्रोडक्ट किसी ने खरीदी नहीं है, इंडिया में खरीदेगा भी नहीं कोई। सो किसी और पेज पे चले। कोई टीवी ले लें, चलो ये किसी ने खरीदा होगा। तो ये सैमसंग का टेलीविजन, और अगर आप रिव्यू पे जाएं
नोटिस करिए। अब रिव्यू में आप नोटिस करिए क्वेश्चन आंसर, इन चीजों को चेक करिए। सी मोर आंसर्ड क्वेश्चंस, इनको चेक करिए। इन सब में आपको कुछ कुछ बोल्ड और नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। जहां बोल्ड आएगा, थोड़ा अलग, थोड़ा बड़ा, वहां लोग यूज कर रहे होंगे हेडिंग टैग्स। हेडिंग का एक ही पर्पस है, यूजर के अटेंशन को डाइवर्ट करना इस तरह कि ये टेक्स्ट इस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सुदर्शन, H1 टैग को बार बार यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एज पर द गाइडलाइंस आपको एक पेज पे एक H1 टैग रखना चाहिए। सुदर्शन, हम लोग गाड़ी चलाते हुए रोड के राइट पे चल सकते हैं? गाड़ी चलाते हुए रोड के राइट पे चल सकते हैं कि गाड़ी बंद हो जाएगी? क्यों सुदर्शन? चल सकते हैं ना, लेकिन रोड रूल्स ये कहते हैं नहीं चलना चाहिए, आगे चलकर भिड़ जाओगे। ऐसा ही आपके साथ वेब डिजाइनिंग में होगा। अगर आप एक वेब पेज में ढेर सारे H1 रखेंगे, तो फिर जब आप अपने पेज को रैंक करवाएंगे, रैंक करवाने का काम आगे होगा जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट बनाएंगे, और रैंक करते वक्त दिक्कत आएगी जब एक ही पेज पे मल्टीपल H1 होंगे। इसलिए सलाह ये दी जाती है, योर सिंगल पेज शुड हैव वन H1 टैग। जी हिमांशु, बिल्कुल अलाइन कर सकते हैं, अभी करते हैं अपन। ये हो गया, आगे बढ़ू। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या हेडिंग के साथ भी अलाइनमेंट अलाउड है? तो जवाब है बिल्कुल अलाउड है। लेट मी क्लोज दिस। सो यहां पे भी याद रखिएगा, लाइक पैराग्राफ, दिस इज पॉइंट नंबर 4, जस्ट लाइक पैरा, हेडिंग्स ऑल्सो सपोर्ट अलाइनमेंट। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? वेरी गुड, डिफॉल्ट अलाइनमेंट आउटपुट देखकर आपने समझ लिया होगा, लेफ्ट होता है। सो जस्ट लाइक पी टैग कॉमा हेडिंग टैग्स ऑल्सो सपोर्ट अलाइन एट्रीब्यूट। बट अलाइन एट्रीब्यूट यूज किसके साथ करना चाहिए? टेक्निकली आपको इसको यूज करना चाहिए विद CSS। अगर अलाइनमेंट ही करना है, कलर करना है, इन सब के लिए बनी है CSS। हो गया, बढ़ू आगे। डन, चेंज करूं? ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अलाइनमेंट भी देख लें। तो अगर अपन को अलाइनमेंट देना है, लेट्स से मैं चाहता हूं ये जो कोर्सेज एट SC है ये राइट पे आए, तो मैं कहूंगा अलाइन इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय राइट। सेव कीजिए, रन कीजिए वेब पेज, तो आपको अबाउट SC आएगा लेफ्ट में, और कोर्सेज एट SC अलाइन होकर दिखेगा राइट साइड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉडी टैग में। इससे पहले कि अब हम अगला कोई टैग लें, एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो आपको बहुत काम आएगा आगे, और वो है हाउ डू वी ऐड कमेंट्स इन HTML। हम अपने HTML पेज में कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं? तो पहले तो ये बताइए, कमेंट्स होते क्या हैं? एक तो वो होते हैं जो आप दूसरों पे मारते हैं, है ना, कमेंट मार दिया मुझे, ठीक। दूसरा, सोशल मीडिया पे आप कमेंट्स करते हैं। और प्रोग्रामिंग में कमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग कमेंट्स होता है जो भी आपने पेज बनाया है, उस पेज के बारे में कुछ नॉर्मल टेक्स्ट जो ब्राउजर के लिए नहीं है लेकिन दूसरे लोगों के लिए है, जो आपके कोलीग्स उस पेज में आपके साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो कमेंट वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो ब्राउजर दिखाएगा नहीं, बट हम अपने वेब पेज पे रखेंगे ताकि लोगों के लिए हमारे पेज को समझना। लोग कौन? यूजर के प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कमेंट्स यूजर नहीं देखता है, कमेंट्स देखते हैं आपके कोलीग्स। सो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, like any other programming language, comma, HTML also supports comments. HTML भी comments को support करती है, right? What is the syntax? comments के बारे में लिख देता हूं in case आपको idea ना हो. Comments are text which is not displayed by the browser, which is not displayed by the browser when the page runs, but we can use them to let other developers know
द लॉजिक ऑफ आवर पेज, हमारे पेज के कंटेंट का क्या लॉजिक है, क्यों हमने H1 लगाया, क्यों हमने पैरा लगाया, वो अपन लोग दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। अब HTML में कमेंट्स का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। HTML में कमेंट का सिंटेक्स है, आप लेस देन लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, माइनस माइनस लगाते हैं, बीच में आपका टेक्स्ट होता है, माइनस माइनस और ग्रेटर देन। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो वहां कमेंट का क्या स्टाइल होता है, जनरली डबल फॉरवर्ड स्लैश, राइट। HTML में कमेंट का स्टाइल होता है एक्सक्लेमेशन का मार्क से पहले लेस देन, उसके बाद माइनस माइनस हाइफन, बीच में आपका जो टेक्स्ट कमेंट करना है वो, और उसके बाद हाइफन हाइफन के साथ ग्रेटर देन। याद रहे ये HTML का कमेंट का सिंटेक्स है, CSS का सिंटेक्स और जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स अलग है। ये HTML वाले सेक्शन को कमेंट आउट करने का तरीका है। हो गया, चेंज करो। डन, बदलू, लिख लेंगे तो डन लिखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हो गया डन। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। सो इमेजिन करिए मैं अपने वेब पेज के आउटपुट से पहले तो इसका अलाइनमेंट चेंज कर दूं। ये हमारा नॉर्मल अलाइनमेंट पे आ रहा है, सेव एज करके मैंने इसको कर दिया, ये हमारा comments.html है। और व्हाट आई वांट इज, ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड वाला पूरा कंटेंट है 17 से लेकर 22 तक, ये मुझे नहीं दिखाना। नहीं दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे पेज से इसको बिल्कुल ही हटा देना, अगर हटा ही देना है तो मैं वैसे ही डिलीट कर दूंगा। अभी के लिए मुझे इस कंटेंट को अपने पेज के आउटपुट पे नहीं शो करना है, ड्यू टू सम रीजन मैं इसको ऑफ करना चाहता हूं। तो गौर करिएगा, आप जिस एडिटर को यूज कर रहे हैं वो बहुत स्मार्ट एडिटर है। थ्योरी में तो मैंने आपको बताया लेस देन, एक्सक्लेमेशन, माइनस माइनस करके कमेंट बनेंगे, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। VS कोड हमें कमेंट बनाने का भी शॉर्टकट देता है, और वो ये है कि आप वो पूरा कंटेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसको कमेंट करना है, और VS कोड में प्रेस कर दीजिए कंट्रोल/, क्या प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल/। जैसे ही आप कंट्रोल/, प्रेस करेंगे, यू कैन सी दैट VS कोड ने पूरे सेलेक्टेड टेक्स्ट को डाल दिया इनटू कमेंट। अगर आप नोटपैड में एक कोड लिख रहे होते तो ये कमेंट आपको खुद लगाने पड़ते। VS कोड स्मार्ट इनफ है, आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्टेड पोर्शन पे लगा दीजिए कंट्रोल/। अब अगर मैं इस पेज को रन करता हूं तो आप मुझे बताइए अबाउट SCA दिखेगा फटाफट, यस और नो? बिल्कुल दिखेगा, लेकिन नीचे वाला जो आप कंटेंट देख रहे हैं कोर्सेज एट SCA, वो पूरा कंटेंट डिसअपियर हो जाएगा। तो रन कीजिए एंड सी फॉर योरसेल्फ। हमें पहला आउटपुट दिख रहा है, दूसरा गायब है। ब्राउजर के पास आया होगा जी, ब्राउजर के पास कमेंट्स आए, आप अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में जाएं तो बकायदा आपको कमेंट नजर आएगा, बट कमेंट ब्राउजर एंड यूजर को कभी भी शो नहीं करता क्योंकि वो कमेंट है, राइट। अब आपको लगता है सर अब वापस चाहिए हो, तो बहुत सिंपल है, जो करा था उसको रिपीट कर दीजिए, जो करा था उसको रिपीट कर दीजिए। क्या, इसी को सेलेक्ट करिए और फिर से क्या प्रेस कर दीजिए, फिर से प्रेस कर दीजिए कंट्रोल/। दोबारा प्रेस करेंगे, कमेंट्स हट जाएंगे, पेज वापस इस कंटेंट को शो करने लगेगा। फिर कंट्रोल/, कर दीजिए, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कमेंट। तो आपको कमेंट कहते जरूर हैं कि ये सिंबल से बनते हैं, बट एडिटर्स में ये सिंबल खुद लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल and/। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट कमेंट्स। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब इंटरव्यू पर्पज से बहुत जरूरी टॉपिक पे जा रहे हैं। टाइटल डालिए फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML मतलब हम उन टैग्स को पढ़ने जा रहे हैं जो अपने साथ कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लेकर आते हैं, जो अपने साथ कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लेकर आते हैं। अभी आपने देखा हेडिंग्स, हेडिंग के अलावा और भी कुछ हैं जिनमें कुछ डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आपको मिलती है। शुरू करें, इनमें सबसे पहला टैग आता है, पहले तो फॉर्मेटिंग टैग के बारे में क्या, फॉर्मेटिंग टैग्स आर दोज टैग्स, formatting tags are those tags which automatically have some default formatting set into them by the browser, ठीक है। अब एक एक फॉर्मेटिंग टैग को अपन लेते हैं।
फॉलोइंग आर सम पॉपुलर फॉर्मेटिंग टैग्स। तो पहला ए, पहला फॉर्मेटिंग टैग है बी टैग। मिल चुके हैं आप इससे? बिल्कुल मिल चुके हैं। कौन है ये वो टैग है जो दिए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है, यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू बोल्ड। ठीक है, आप ध्यान से मेरा अगला स्टेटमेंट सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ये जो बी टैग है, इसकी जगह पर एक और टैग हमको दिया गया है जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग टैग। 95% बच्चे जब HTML पढ़ते हैं तो वो इंटरव्यू में ये बोलकर आते हैं कि स्ट्रॉन्ग बी टैग का ऑल्टरनेट है। ये जवाब गलत है। ये सही है कि स्ट्रॉन्ग मॉडर्न टैग है, ये भी सही है कि स्ट्रॉन्ग बी की तरह टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड करता है। लेकिन टेक्निकली HTML में बी का रोल अलग है और स्ट्रॉन्ग का रोल अलग है। हालांकि इनिशियली मैं यहां पर सेम ही लिखूंगा, यूज फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू बोल्ड। अब आप पूछेंगे सर दोनों ही टेक्स्ट को बोल्ड में कर रहे हैं तो इनमें अंतर क्या है? तो इनका अंतर जानने के लिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये लिख लिया आपने? अंतर जानने के लिए एक तरफ बी लिखिए और एक तरफ स्ट्रॉन्ग लिखिए। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में कम, थ्योरी में ज्यादा मायने रखता है। सबसे पहला काम, मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। गौर कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग भी सेम स्टोरी फॉलो करता है, इट ऑल्सो मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। तो पहला डिफरेंस दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक, पहले इस डिफरेंस को अपन सिस्टम पे ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने लिखा मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड, क्या ये दोनों पे एप्लीकेबल है? शुरू करें? ठीक, अब इसका डिफरेंस जानने के लिए लेट्स सेव द एप्लीकेशन। तो मैंने इसको सेव करा और मैंने एप्लीकेशन का नाम दिया बोल्ड VS स्ट्रॉन्ग। पूरा नाम बोल्ड VS स्ट्रॉन्ग .html। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। अब मैं ये चाहता हूं, पहले तो मैं कमेंट पोर्शन को हटाऊं। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा बी में दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। याद रखिएगा बी इनलाइन एलिमेंट है तो अपने आप रो चेंज नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग भी इनलाइन एलिमेंट है, वो भी रो चेंज नहीं करता। और यहां मैंने कहा स्ट्रॉन्ग में दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। हैव अ लुक और आप मुझे बताइए इनकी विजुअल अपीयरेंस में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो पहला पॉइंट समझ आया, दोनों का एक ही काम है विजुअली, ये टेक्स्ट को करते हैं बोल्ड। जब दोनों का एक ही काम है तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दो है। पहला डिफरेंस पहले सुन लो फिर आराम से लिखना। पहला डिफरेंस, ये जो बी टैग है HTML के ओरिजिनल वर्जन से अवेलेबल है। सो अवेलेबल फ्रॉम विच वर्जन? अवेलेबल फ्रॉम HTML1 या ओरिजिनल वर्जन, अवेलेबल फ्रॉम ओरिजिनल वर्जन। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग है ये कब आया है? ये आया है HTML5 में। इसको इंट्रोड्यूस करा है HTML5 ने। सो मेड अवेलेबल फ्रॉम HTML5। ये इनके बीच का दूसरा फर्क। अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बोल्ड आप तब यूज करेंगे जब आप सिर्फ किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग आप तब यूज करेंगे जब आप बोल्ड तो करना चाहते ही हैं, साथ में वो टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर बहुत जोर डालकर यूजर को वो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं। थ्योरेटिकली समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, फिर बोलता हूं। बोल्ड का काम है सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना। स्ट्रॉन्ग कहता है आप मुझे तब यूज करो जब आप अपने वेब पेज का कोई कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग वे में यूजर के सामने रखना चाहते हो। उदाहरण के तौर पे आपको डिसाइड करेगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं जो कोर्सेस SCA रन कर रहा है वो थोड़ा हाईलाइट होकर दिखें, तो आपका जवाब होगा सर यहां पर बोल्ड चलेगा। सिर्फ कोर्सेज हाईलाइट ही करने हैं ना? हाँ। मैं चाहता हूं SCA यूथ को एक संदेश देना चाहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं चाहता हूं जब आप हमारी वेबसाइट खोलें, आजकल यूथ बहुत नशे का शिकार हो रहा है,
तो हम चाहते हैं यूथ को एक मैसेज दें, उम्मीद करता हूं आप नहीं करते होंगे, है ना। तो यूथ बहुत नशे का शिकार हो रहा है, उनके सामने मैसेज आना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या आपको लगता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ बस हाईलाइट करके दिखाना है? नहीं, ये एक सामाजिक संदेश है और ये बहुत बोल्ड में आना चाहिए। तो इसके लिए बोल्ड की जगह हम लोग यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग। आप देखते हैं जितने भी टीवी शोज आते हैं उनमें नीचे एक लाइन आती है, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। खतरों के खिलाड़ी में, दीज एक्ट्स आर डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो वो जो आप टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, वो होना चाहिए बोल्ड। बोल्ड का मत सॉरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब है आप यूजर के सामने टेक्स्ट तो बोल्ड रख ही रहे हैं, साथ में आप उसको ये भी बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीचर के तौर पे अगर मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाली थ्योरी पढ़ के ना आप एचटीएमएल पढ़ पाएंगे ना आप कोई लैंग्वेज पढ़ पाएंगे। तो मैं चाहता हूं मैं अपने वेब पेज पे नीचे एक लाइन लिख के दूं, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिकल्स रेगुलरली। तो मैं इसको बोल्ड की जगह शो करना चाहूंगा स्ट्रॉन्ग में। तो इनमें टेक्निकल डिफरेंस कम है, लॉजिकल डिफरेंस ज्यादा है। लॉजिकल डिफरेंस ये है कि आप बोल्ड लीजिए जब सिर्फ बोल्ड करना है, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूजर का आप इसकी तरफ अटेंशन लाना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, यूजर के लाइफ एंड डेथ का सवाल तक हो सकता है, तो आप उसको करेंगे स्ट्रॉन्ग में। जैसे सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। वो जो स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होती हैं वो सब जाती हैं वेबसाइट में यूजिंग स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली अपने कस्टमर्स को ये कन्वे करना चाह रहा हूं कि वो इस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। तो अगर कोई बोलेगा हाउ डू यू मेक टेक्स्ट बोल्ड, तो आप आज भी जवाब देकर आएंगे इंटरव्यू में बाय यूजिंग बी टैग। अगर वो बोलेगा हाउ डू यू एम्फेसाइज ऑन सर्टेन टेक्स्ट, तो आप बोलकर आएंगे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का पर्पस होता है एंड यूजर को यह बतलाना ये खाली बोल्ड नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। और बोल्ड का मतलब दसना है कि हम यूजर के सामने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं बोल्ड। तो मैं चाहता हूं जो एससीए है ये डार्क में आए। तो आपका जवाब होगा सर बोल्ड इज ओके, इसमें कुछ एम्फेसाइज थोड़ी कर रहे हैं हम यूजर के सामने, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो हम लोग यहां पर दिखा सकते हैं उसे इन स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और अगर आपको सिर्फ बोल्ड ही करना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर आपको लगता है सर सिर्फ बोल्ड ही करना है तो फिर आपको बी भी यूज नहीं करना चाहिए। बोल्ड इज प्रेजेंटेशन, बोल्ड इज प्रेजेंटेशन, यू शुड गो फॉर सीएसएस। अगर बोल्ड ही करना है तो आप यूज करिए सीएसएस, लेकिन अगर आपको बोल्ड के साथ साथ एम्फसाइज करना है तो आप यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग। ये बहुत मामूली सा फर्क है। इंटरव्यूअर आपसे हमेशा पूछेगा स्ट्रॉन्ग वर्सेस बोल्ड क्या डिफरेंस है। 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, वो ये जवाब देकर आते हैं जी बोल्ड डार्क करता है, पुराना है, स्ट्रॉन्ग नया है। एग्रीड, लेकिन एक फर्क है, बोल्ड अभी भी आउटडेटेड नहीं हुआ है। आप नोटिस करिए बोल्ड पुराना है, लेकिन अगर मैं इस वेब पेज में एससीए पे बी लगा दूं तो क्या हमारा एडिटर बी टैग को रेड में दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है ना। इसका मतलब बोल्ड आउटडेटेड नहीं है, पुराना है लेकिन आउटडेटेड नहीं है। कोई आउटडेटेड टैग्स भी पढ़े आपने? कौन सा पढ़ा है? फॉन्ट टैग के तौर पे पढ़ा है, अलाइन एट्रीब्यूट के तौर पे पढ़ा है। बोल्ड आउटडेटेड नहीं है, ऑल्दो बोल्ड पुराना है। अब एससीए के लिए बोल्ड सही है क्योंकि मुझे सिर्फ एससीए को हाईलाइट करना है, लेकिन अगर नीचे मुझे कुछ आपको मैसेज कन्वे करना है तो मुझे उसके लिए यूज करना चाहिए स्ट्रॉन्ग टैग। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा आपसे फुल स्टैक डेवलपमेंट, full stack development is a hot career option। ये मेरी तरफ से या एससीए की तरफ से आपको एक मैसेज कि अगर आप अपने कैरियर ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, फुल स्टैक कैन बी अ गुड चॉइस। तो ये सिर्फ आपकी अटेंशन नहीं खींच रहा है, ये सिर्फ आपको स्ट्रेस देकर हम बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लाइफ में भी तो ऐसा करते हैं ना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अरे सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। ये एचटीएमएल में बोलने का तरीका है स्ट्रॉन्ग। जब आप किसी को ये कन्वे करना चाहते हैं सब छोड़कर मेरी तरफ देखिए, वो आप करते हैं स्ट्रॉन्ग में। राइट, समझ आया जी? एग्री, विजुअली देखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड यूजर के लिए ना, डेवलपर तो देखेगा ना, तो जब आपका को डेवलपर इस वेब पेज को एडिट करेगा तो वो इस स्ट्रॉन्ग को नहीं छेड़ेगा और इसको स्ट्रॉन्ग ही रहने देगा, क्योंकि वो आपकी इंटेंशन समझ गया होगा कि आप ये जो टेक्स्ट दिखा रहे हैं ये शायद एंड यूजर को कुछ बहुत स्पेशल पॉइंट बोलने के लिए दिखा रहे हैं, इसलिए वो इसको रहने देगा स्ट्रॉन्ग। एंड यूजर के लिए नहीं है ये हम डेवलपर्स के लिए। इसलिए तो मैंने बोला इसका सिंटैक्टिकल डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस कम है, लॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा है। करेक्ट। आप तो मुझे ये भी बोल सकते हो सर अगर यही दिखाना था
तो H5 या H6 भी तो ले सकते थे, एम आई राइट? लेकिन H5 H6 एम्फसाइज नहीं करते, ये एम्फसाइज करने के लिए है, एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग। किसको बताने के लिए? अपने कोलीग्स को, अपने को प्रोग्रामर्स को। एक एक वेबसाइट के पीछे 20-20 लोगों की टीम बैठी रहती है, तो 20 लोग में से 5 भी अगर फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, तो वो आपके वेब पेज में कुछ गलत मैनिपुलेट ना कर दें, उसके लिए उन चीजों को आप स्ट्रॉन्ग में डाल देते हैं, जो खाली बोल्ड ही नहीं, एम्फसाइज करके आप यूजर के सामने रखना चाहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुझे बोल्ड ही करना है तो फिर बी भी छोड़ दीजिए, चले जाइए टुवर्ड्स सीएसएस, और सीएसएस में बोल्ड करने के लिए ऑप्शन होता है, उसको यूज करके टेक्स्ट को कर दीजिए बोल्ड। क्या ऑप्शन होता है? फॉन्ट वेट। क्या नाम है सीएसएस में प्रॉपर्टी का? फॉन्ट वेट, जो आपके टेक्स्ट को कर देगा बोल्ड। तो अब बताइए, हाउ डू यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML? हाउ डू यू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन HTML? तो अब आप बोलोगे सर देयर आर 3 ways. I can use headings to make the text bold, but in that case font might also change. I can use B, I can use strong. If I go for CSS, I also can use font weight. सवाल नंबर 2, what is the difference in them? तो आपका जवाब होगा सर strong versus bold, technically no difference, logically there is a big difference. Bold means only bold, strong means bold with emphasis. किसके लिए emphasis? Not for the end user, for your colleagues, for your co-programmers. उनके लिए हम लोग करते हैं इसको स्ट्रॉन्ग में, दैट्स इट। बाकी एंड यूजर को तो पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है कि बी है, क्योंकि विजुअल अपीयरेंस दोनों की सेम रहेगी। तो डिफरेंस नंबर 3 लिखिए, यूज्ड फॉर ओनली शोइंग used for only showing text in dark, text in dark, right? और ये used for showing emphasized text, emphasized text. Please give an example of strong in any website. ओके जया, मैं चेक करके आपको बताता हूं। अब इसके लिए तो फिर मुझे देखनी पड़ेगी वेबसाइट्स की बैकग्राउंड कोडिंग। चलूं आगे, क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? वेरी गुड। अब जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग, अच्छा एग्जांपल उतार लीजिए। नॉर्मली आप किसको स्ट्रॉन्ग में करते हैं? एम्फेसाइज मतलब बहुत जोर देना, इसको बोलते हैं एम्फेसाइज। तो एक ये एग्जांपल उतार लीजिए, बी फॉर SCA, और एक ये उतार लीजिए, स्ट्रॉन्ग फुल स्टैक डेवलपमेंट इज अ हॉट कैरियर ऑप्शन। लॉजिकली नेक्स्ट वाली जो लाइन आ रही है उसमें बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, बहुत जोर देकर अपनी बात कह रहे हैं, और यहां आप नोटिस करिए तो हम सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको टेक्स्ट के तौर पे डिस्प्ले कर रहे हैं। वेरी गुड इशू, GST की वेबसाइट पे है, मैंने चेक नहीं करा है, आपने देखा है? हो गया, चलें आगे, डन। ठीक, अब जैसे ये दोनों हैं, ऐसे 2 जुड़वा भाई और हैं, पढ़ाऊं? ये दोनों भी दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन सेम डिफरेंस है जो इन दोनों के बीच में था। क्या पढ़ा आपने अभी? आपने पढ़ा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक जैसा काम करते हैं, ऐसे HTML में 2 और हैं, ये भी एक जैसा काम करते हैं। कौन है ये 2? ये 2 में से एक है आई टैग और एक है EM टैग। वन इज आई, एनी गेसेस? आई यूज फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू इटैलिक्स। इटैलिक्स समझते हैं? समझते हैं, वेरी गुड। जैसे मैं आपको अपने एडिटर में इटैलिक्स दिखाता हूं, ये इटैलिक्स होता है। कुछ डिफरेंट दिख रहा है आपको ये वर्ड? क्या होता है इटैलिक टेक्स्ट? अ टेक्स्ट विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स राइट, उसको बोलते हैं अपन इटैलिक्स। और यही काम करने के लिए आप EM यूज करते हैं, EM भी यही करता है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस्प्लेइंग द टेक्स्ट इन इटैलिक्स, बट द डिफरेंस इज अगेन सेम। अगर आप आई यूज करते हैं मतलब सिर्फ इटैलिक, अगर EM यूज करते हैं, जो आप बताने जा रहे हैं दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उस पर स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं।
अगला डिफरेंस वही है, आई बहुत पहले से है और ईएम लेटेस्ट एडिशन है। ईएम सपोर्ट करना स्टार्ट करा है HTML5 में। और गौर करिएगा, ईएम 2 बार मिलेगा आपको। क्या बोला मैंने? ईएम 2 बार मिलेगा। एक बार टैग के तौर पे मिलेगा और जब सीएसएस पढ़ेंगे तो यूनिट के तौर पे मिलेगा। यूनिट तो समझते हैं ना, जैसे मैथ्स में मीटर किलोमीटर होते हैं, ऐसे HTML के अंदर सीएसएस के अंदर पिक्सल्स परसेंटेज यूनिट्स होते हैं। उनमें एक यूनिट होता है जिसका नाम होता है ईएम। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज ईएम, तो क्या बोल कर आओगे? ईएम आर टू इन HTML, वन इज टैग, अदर वन इज यूनिट। अभी हम टैग पढ़ रहे हैं और ईएम टैग का मतलब होता है एम्फेसाइज करना। आउटपुट दोनों का अगेन एक जैसा ही नजर आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे प्रैक्टिकल पे चलते हैं। और मैंने सेव एज करा। सेव एज करने के बाद ये हो गया मेरा आई वर्सेस ईएम। चेक करिए। अब मैं चाहता हूं ये जो SCA वाला पार्ट है इसको आई में कर दूं। आप नोटिस करेंगे SC आपको टिल्टेड दिखेगा और ये चीज जो मैं स्ट्रॉन्ग में ला रहा हूं इसको मैं कर देता हूं ईएम में। अब आप नोटिस करिए द आउटपुट सेम रहेगा। नोटिस करिए SCA भी आपको टिल्टेड दिख रहा है। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे SCA भी आपको टिल्टेड दिख रहा है और नीचे अगर आप देखेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट ये भी आपको दिख रहा है एज टिल्टेड टेक्स्ट। बट जब कोई पेज पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये आपने अपनी तरफ से एम्फेसाइज्ड वे में करा है और ऊपर वाले टेक्स्ट को आप सिर्फ अटेंशन खींचने के लिए कर रहे थे कि आप SCA को दिखा दें इन आई टैग। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कैन बी क्लब देम, बिल्कुल क्लब कर सकते हैं आप। ईएम के साथ स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग के साथ ईएम, आई के साथ बी या बी के साथ आई की क्लबिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं चाहता हूं SCA टिल्टेड भी दिखे और SCA डार्क भी दिखे, तो आई और बी दोनों यूज होंगे। और याद रखिएगा जब दो टैग्स एक साथ आते हैं तो जिस ऑर्डर में खुलते हैं उसके उल्टे ऑर्डर में बंद होते हैं। जिस ऑर्डर में खुलते हैं उसके उल्टे ऑर्डर में बंद होते हैं। बिल्कुल किसकी तरह? प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस की तरह। सही कह रहा हूं? पैरेंथेसिस जिस ऑर्डर में खोलते हो कोडिंग में आप, उसके उल्टे ऑर्डर में आप उन्हें क्लोज करते हो। सेम थिंग गोज हियर। तो अगर आपको लगता है ये भी मेरे को बोल्ड में दिखाना है और इटैलिक में दिखाना है तो गौर करिएगा, बी बाद में आया है, बंद पहले होगा। आई पहले आया है तो बंद बाद में होगा। ऐसे आपको इस ईएम के साथ साथ इसको स्ट्रॉन्ग भी करना है तो आप इसको कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसको हटा दीजिए। और लास्ट में ईएम बाद में आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग आप पहले देंगे। बस अब आप इस पेज को चलाइए तो आपको दोनों चीजें नजर आएंगी। SCA बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट इज अ हॉट कैरियर ऑप्शन, बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। राइट। और बोल्ड के लिए CSS में कुछ ऑप्शन है, हाँ, उसका नाम है फॉन्ट वेट। इटैलिक करने के लिए भी CSS में ऑप्शन है, उसका नाम है फॉन्ट स्टाइल। क्या नाम है? फॉन्ट स्टाइल। तो अगर सिर्फ इटैलिक ही करना है वी कैन गो फॉर CSS। एम्फेसाइज देकर इटैलिक करना है वी कैन गो फॉर EM। चलो आगे। क्लियर हो गया? इसमें कुछ खास ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि आप लिखें सर SCA को हेडिंग बनाइए। एक बार SCA को हेडिंग बनाओ, मतलब ये SCA वर्ड को आप कह रहे हैं चंदन? मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा। इस SCA को H1 में मतलब किस में डाल दूं? H4 H6 किसी में डाल दूं ऐसा? H3 में डाल दूं? ठीक है। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? आप लोग बताएं। अगर मैंने इस SCA वर्ड को H3 टैग के अंदर ले लिया तो क्या होने वाला है? नंबर 1 बोल्ड हो जाएगा, नंबर 2 फॉन्ट साइज 18 पिक्सल का होगा, नंबर 3 अपने आप रन्स कोर्सेज शिफ्ट हो जाएगा ऑन नेक्स्ट रो। बिकॉज सारी हेडिंग आपने नोटिस करा क्या थी? सारी हेडिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। तो अब आपको दिखेगा कोर्सेज एट SCA के नीचे एक SCA, उसके नीचे आपका बचा हुआ टेक्स्ट। क्लियर चंदन? ओके। चलिए अब आइए बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग पे। आपको जो एक्सरसाइजेस मिलने वाली है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और टैग इज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज HR टैग। नेक्स्ट टैग इज HR टैग। HR is used for generating a horizontal line. Generating a horizontal line. दिखती है वेब पेज पे कहीं? दिखाता हूं मैं, आपने अगर नोटिस ना कराओ। हो गया?
बदलूं? अब पहले आप नॉर्मल वेबसाइट्स पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरा क्या मतलब है। जनरली जब आप प्रोडक्ट के पेजेस पे जाते हैं तो आप देखते होंगे, लेट्स से मैंने कहा HTML बुक्स, कुछ लाइनें दिख रही हैं आपको कि नहीं दिख रही हैं? दिख रही हैं, कहाँ है, किसके नीचे, किसके आगे पीछे? तो अगर आप नोटिस करें तो आपको ये कुछ लाइन दिख रही है पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के नीचे, ये दिख रही है आपको लाइन? नहीं, ये तो खैर पैरा है ये। कैन यू सी दिस इमेज? इस तरीके की लाइनें अगर आप अपने वेब पेज पे लाना चाहते हैं, वी गो फॉर HR टैग। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सबसे पहले HR का नॉर्मल स्टाइल देखिए, फिर मैं आपको HR की प्रॉपर्टीज बताता हूं। लेट्स सेव दिस। तो मैंने इसको सेव करा एज HR डेमो। HR डेमो, ठीक। ये जो अबाउट SC है, इसके नीचे मेरे को एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा HR सिंगलटन टैग है, अपने आप इसका क्लोजिंग आपका एडिटर लगा देगा। आप जरा आउटपुट देखिए और बताइए कुछ डिफरेंस दिखा पिछले में और इसमें? अबाउट SCA के नीचे आपको दिखेगी एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब ये जो HR टैग है, इसके साथ यूज होते हैं कई तरह के एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं उनको एक साथ समझते हैं अपन। HR का जो सिंटेक्स होता है बेसिक, वो कुछ ऐसा होता है। नंबर 1 इज HR के साथ एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है साइज, दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विड्थ, तीसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है कलर, चौथा एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है शेड या नो शेड। राइट सर, कैन वी यूज हेडिंग एंड इटैलिक एट वंस? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हेडिंग को इटैलिक करना है, ये आपके रिक्वायरमेंट है। फटाफट फटाफट बोलिए, हेडिंग को इटैलिक करना है, ये रिक्वायरमेंट है आपका। बिल्कुल कर सकते हैं। लिख लिया सबने? HR साइज, विड्थ, कलर, और बता रहा हूं नो शेड क्या है, पहले बाकी तो पढ़ ले। और एक और होता है अलाइन। कितने एट्रीब्यूट? हेडिंग के हो गए 5 एट्रीब्यूट। सारे ऑप्शनल हैं कि सारे कंपलसरी हैं? सारे ऑप्शनल हैं। अगर एक भी कंपलसरी होता तो जो मैंने कोड लिखा है वो काम नहीं करता। मैंने सिर्फ HR लिखा और लाइन आई। अब इन एट्रीब्यूट्स में किससे क्या होता है, शुरू करें। हाउ मेनी टैग्स कैन वी यूज एट वंस? एज मेनी एज यू वांट जयेश, देयर इज नो अपर लिमिट। चलो आगे, डन। अब आते हैं, सबसे पहले विड्थ की बात करते हैं। ये जो विड्थ है, इस एट्रीब्यूट से आप ये तय करते हैं कि ये जो हेडिंग है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, वो कितनी होगी। बाय डिफॉल्ट ये पूरी रो को कवर करता है। अब ये जो विड्थ है, इसको आप दो तरह से दे सकते हैं, पिक्सल्स में और परसेंटेज में। कितनी तरह से दे सकते हैं? दो तरह से दे सकते हैं, पिक्सल्स में और परसेंटेज में। अच्छा, मैं लिखता हूं यहां पर विड्थ, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल्स टू 50। क्या मानेगी से मानेगी पिक्सल, नहीं मानेगी इसे परसेंटेज। आउटपुट में कुछ फर्क पड़ रहा है? बोलो जल्दी, पड़ रहा है। ये जो लाइन है अब ये मात्र 50 पिक्सल की लाइन हो गई है। हालांकि आपने ये भी देखा होगा, अपने आप अलाइनमेंट हो गया सेंटर। अगर आपको लगता है इधर लाना हो तो अबाउट SCA के नीचे, आई थिंक आप सबको पता है, अगर आपको अबाउट SCA के नीचे लाना हो, गो फॉर अलाइन। वेरी गुड। अलाइन इज इक्वल्स टू कह दीजिए लेफ्ट। अब ये 50 पिक्सल की अभी भी रहेगी, लेकिन आएगी किसके नीचे? आएगी अब अबाउट SCA के नीचे। और अगर मैं इसको 50% कर देता हूं, आई थिंक एवरीवन कैन गेस क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? लेफ्ट से शुरू होगी और पेज की आधी विड्थ ऑफ द रो कवर कर लेगी। आधी विड्थ ऑफ द रो कवर कर लेगी, आधी विड्थ ऑफ द रो कवर कर लेगी। तो अब जरा चेक करिए कैसा आ रहा है। अलाइन हट गया, अलाइन दे देता हूं, नहीं दूंगा तो क्या होगा? बीच में आएगी ऐसे कि इधर और इधर इक्वल स्पेस छूट जाएगी। तो यहां मैं लिखूंगा अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ताकि आप अच्छे से समझें इसको। आप चेक करिए आउटपुट, कुछ देखा? ये जो पूरी रो आ रही है, लाइन आ रही है, ये हाफ ऑफ द रो को कर रही है
कवर अप। ठीक है, फिर आती है बात साइज की, एक साथ देख लो फिर एक साथ उतार लेना, आप सारे एट्रीब्यूट एक ही में कवर कर देता हूं मैं। फिर आती है बात साइज की। साइज इस लाइन की नहीं, इस लाइन की वर्टिकल थिकनेस है। क्या है? वर्टिकल थिकनेस। वर्टिकल थिकनेस, मैथ्स की भाषा बोलूं तो हाइट है ना। उसको यहां नाम क्या दिया गया है? उसको यहां नाम दिया गया है साइज, हाइट नाम नहीं दिया गया है। अच्छा, और ये जो आप साइज देंगे ये पिक्सल्स में ही होगी, नॉट इन परसेंटेज। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताओ आपको कुछ डिफरेंस नजर आया उस लाइन में? जो आगे बैठे हैं वो जल्दी पकड़ लेंगे। देखा, अब ये आपका रेक्टेंगल हॉलो रेक्टेंगल हो गया, राइट। जितना आप साइज बढ़ाते जाएंगे उतना ये हॉलो रेक्टेंगल होता जाएगा। ठीक, इसी के साथ आता है कलर। बताने की जरूरत नहीं, अब आप समझदार हैं। कलर से लाइन का चेंज होगा कलर। तो मैंने कह दिया मुझे कलर ब्लू चाहिए, चेक कीजिए कुछ कलर में फर्क पड़ा। यस, लाइन अब आपकी ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हालांकि इतनी बड़ी लाइन कोई ड्रॉ नहीं करवाता, बट अगर आप साइज दे रहे हैं तो फिर ये अपनी हाइट को इंक्रीज कर लेगी। साइज नहीं देंगे तो क्या होगा? ब्लू कलर आएगा, आएगा, लेकिन एकदम पतली थिन सी लाइन पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब शेड और नो शेड में क्या फर्क है ये मैं आपको दूसरे एचआर में दिखाता हूं, और कलर हटा के दिखाता हूं। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सब कुछ सेम रखा, यहां पर बोला नो शेड, डिफॉल्ट इज शेड, मैंने इसको बोला है नो शेड। ठीक, तो अब आप नोटिस करिए इसमें और एक एचआर और लेते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, खुद डिफरेंस पहचानने की कोशिश कीजिए। कुछ देखा? थोड़ा उल्टा है, जिसपे आपने बोला है नो शेड वो थोड़ी डार्क है, जिसमें नो शेड नहीं बोला है वो थोड़ी लाइट है। तो जब आप नो शेड एट्रीब्यूट दे देते हैं तो लाइन से शेडिंग हट जाती है। यहां शेडिंग का मतलब लाइन ब्राइट हो जाती है, और अगर आप नो शेड नहीं देते हैं तो लाइन पे क्या होता है? लाइन ब्राइट दिखती है। नो शेड दे देते हैं तो क्या होता है? लाइन दिखने लगती है डार्क। समझ आया नहीं आया? नॉर्मली जब हम छांव में खड़े होते हैं तो वो थोड़ा डार्क होता है, धूप में खड़े होते हैं थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होती है। तो यहाँ आपने नो शेड लिखा है ना, इसको छांव में भेजा है ना, लेकिन छांव में जाने के बावजूद इसकी डार्कनेस बढ़ रही है। तो नो शेड यहाँ उल्टा है, जब एचआर को आप नो शेड कर देंगे तो उस पर शेड हट जाएगा, और जब नो शेड नहीं देंगे उस पर शेड आएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस ऑफ नो शेड एंड शेड। सर फिर सर ये एचआर लाइन इतने नीचे क्यों आ रही है अबाउट एससीए के? क्योंकि एससीए को हेडिंग में डाला हुआ है। हेडिंग कैसा टैग है? हेडिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन देगा, जब वो न्यू लाइन देगा तो एचआर इतना नीचे ही आएगा। हो गया क्लियर? उतार लीजिए फटाफट एग्जांपल जी। क्या चीज? कौन? हाँ, ये सारे एट्रीब्यूट डेप्रिकेटेड हैं, ये सब कहां से हैंडल होने चाहिए? सीएसएस से। एचआर डेप्रिकेटेड नहीं है, एचआर तो टैग है, ये एट्रीब्यूट डेप्रिकेटेड है। ये कहां से हैंडल होंगे? ये हैंडल होंगे वाया सीएसएस। वो करेंगे आप आगे। हाँ जी, नो शेड की कोई वैल्यू नहीं है, नो शेड देना और ना देना एक ही बराबर इफेक्ट है। नो शेड दे देते हो तो नो शेडिंग हो जाती है, नहीं देते हो नो शेड तो ब्राउजर उसको डिफॉल्ट शेडिंग पे लाता है। नो शेड की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू लेस एट्रीब्यूट है ये। क्या चीज? हाँ, इन सब के लिए सीएसएस है ना, जो तुम्हें रेड में दिख रहा है सब डेप्रिकेटेड है। ये सब को आप हैंडल करेंगे सीएसएस से। सर दो लाइन के बीच हमेशा इतना ही गैप रहेगा, कौन सी दो लाइनों के गैप की बात कर रहे हैं हर्ष? क्या पैराग्राफ की दो लाइनों के बीच के गैप की बात कर रहे हैं आप? जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। क्या पैराग्राफ के दो लाइनों के बीच की? शेड और नो शेड के बीच का गैप क्या है? वो तो एचआर के कारण आपने बीआर दिया है इसलिए गैप आ रहा है, वो तो बीआर के कारण आ रहा है जो आपने दे रखा है। हाँ जी, बीआर हटा देंगे तो भी एचआर नीचे आएगा, क्योंकि आपने फुल विड्थ पे दिया हुआ है इसको। चेक करिए, लेकिन गैप आपका कम हो जाएगा, बीआर के कारण गैप बढ़ गया है। रो लेकिन चेंज तो भी होगी। तो एचआर कैसा एलिमेंट हुआ? ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ कि इनलाइन हुआ? एचआर खुद इनलाइन है, लेकिन लाइन पूरी रो पे जाती है, इसलिए हमें लगता है कि वो ब्लॉक लेवल है। हो गया, सिंटेक्स हो गया, एग्जांपल हो गया।
नो शेड का यूज हम कहां करते हैं? जब हमें लाइन के ऊपर अपनी तरफ से शेडिंग देनी हो। नो शेड दोगे तो शेडिंग का इफेक्ट दिखेगा। सर लाइन पूरी जाती है तो ब्लॉक लेवल होगा ना? नहीं हर्ष, लाइन की नेचर है कि वो पूरे पेज के ऊपर जा रही है। ऐसा थोड़ी है कंटेंट छोटा है पेज को जबरदस्ती कवर कर रही है, वो तो कंटेंट ही इतना बड़ा हो गया ना। आप मुझे बताओ, अगर मैं कोई इमेज लेता हूं जिसकी विड्थ पेज की विड्थ के बराबर है, तो क्या वो इमेज ब्लॉक लेवल कहलाएगी? अगर मैंने कोई इमेज ली जिसकी विड्थ पेज की विड्थ के बराबर है, तो क्या इमेज ब्लॉक लेवल बन गई? जल्दी जल्दी बोले हर्ष, आप लोग बताएं। अगर कोई इमेज इतनी बड़ी ले ली जाए कि उसकी विड्थ पेज की विड्थ के बराबर है, तो इमेज ब्लॉक लेवल हो गई? नहीं, उसका तो कंटेंट ही इतना है ना कि वो जा रहा है अप टिल द पेज। तो एचआर का भी तो कंटेंट इतना है ना, राइट? अगर एचआर ब्लॉक लेवल होता तो एचआर के बाद का टेक्स्ट अपने आप नीचे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगा। क्लियर? गुड। तो ये हुआ आपका फॉर्मेटिंग टैग्स खत्म। अब एक छोटा सा फॉर्मेटिंग टैग है, वो लेते हैं अपन अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टैग आएगा और अब आपके असाइनमेंट्स आना स्टार्ट होंगे। बहुत देर से मैं देख रहा हूं, देखे जा रहे हैं, आप उगे जा रहे हैं। अब तैयार हो जाइएगा, अब असाइनमेंट्स आएंगे और वो आपको अब सबमिट करने हैं। सर इमेज सेट एचटीएमएल से होता है कि सीएसएस से? आप लोग बताएं। बम बम का डाउट है। इमेज सेट एचटीएमएल से होता है कि सीएसएस से? इमेज सेट सीएसएस से नहीं होती है, एचटीएमएल से होती है। इमेज के ऊपर आप प्रॉपर्टी सेट करते हैं यूजिंग सीएसएस। ठीक है, चलिए अब कब आना है? अब आना है फ्राइडे, वेंसडे नहीं आना है। और फिर आपकी तीसरा लेक्चर लगाऊंगा मैं संडे। तो फ्राइडे आइए सेम टाइम।